नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल करेंट स्टडी आईक्यू में। आज हम 8 जुलाई 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की पीडीएफ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाल लिया? और उसने सुनील बंसल ने, आदित्य अंबानी ने, श्रीकांत माधव वैद्य ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है श्रीकांत माधव वैद्य ने। श्रीकांत माधव वैद्य ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले वह अक्टूबर 2019 से आईओसी बोर्ड में निदेशक थे। वह संजीव सिंह का स्थान लेंगे, जो 30 जून को सेवानिवृत्त हुए हैं। इसके अलावा वैद्य आईओसी की एक स्वायत्त रिफाइनिंग सब्सिडियरी चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और टर्मिनलिंग सेवा प्रदान करने वाले एक संयुक्त उपक्रम इंडियन ऑयल टेकिंग लिमिटेड के अध्यक्ष भी होंगे। साथ ही वह रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के प्रमुख के रूप में भी कार्यभार संभालेंगे और पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के बोर्ड के निदेशक भी होंगे। उनका भारत के सबसे बड़े क्रैकर प्लांट पानीपत नेफ्रैक क्रैकर कॉम्प्लेक्स के साथ दशकों पुराना संबंध है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का मुख्यालय नई दिल्ली में, इसकी स्थापना 1959 में की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार ग्रहण कर लिया? उसने प्रकाश रावत, अनिल बलूरी, रविंद्र भाकर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है रविंद्र भाकर। रविंद्र भाकर ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार ग्रहण कर लिया है। वह इंडियन रेलवे स्टोर्स सर्विस के 1999 बैच के अधिकारी हैं। वह अनुराग श्रीवास्तव का स्थान लेंगे। भाकर इससे पहले पश्चिम रेलवे के सचिव और मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। वे भारतीय इंजीनियरिंग सेवा के अधिकारी के रूप में भी काम कर चुके हैं। उन्हें रेल मंत्री से उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार और पश्चिमी रेलवे और मध्य रेलवे में उत्कृष्ट प्रबंधक के लिए महाप्रबंधक पुरस्कार सहित कई पुरस्कार मिल चुके हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष हैं प्रसून जोश। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया? उसने सौरभ गांगुली, ब्रैडली, शशांक मनोहर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है शशांक मनोहर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के चेयरमैन शशांक मनोहर ने 2 कार्यकाल तक क्रिकेट निकाय के प्रमुख के रूप में पद पर रहने के बाद इस्तीफा दे दिया है। आईसीसी बोर्ड ने फैसला किया कि मनोहर का उत्तराधिकारी चुने जाने तक उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। आईसीसी बोर्ड द्वारा चेयरपर्सन चुनाव प्रक्रिया को अगले सप्ताह तक मंजूरी मिलने की संभावना है। आईसीसी के नियमों के अनुसार अध्यक्ष पद का कार्यकाल अधिकतम 3 वर्ष का होता है, जिसकी वजह से मनोहर अगले 2 साल के लिए कार्यकाल के लिए इस पद पर बने रह सकते थे। लेकिन उन्होंने भविष्य में होने वाली सभी महत्वपूर्ण आईसीसी बैठक में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया। रिपोर्ट के अनुसार मनोहर के स्थान पर अध्यक्ष पद के लिए इंग्लैंड के कोलिन ग्रेव्स सबसे आगे थे, लेकिन हाल ही में वेस्टइंडीज के पूर्व प्रमुख डेव कैमरन भी इस रेस में शामिल हो गए हैं। आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं मनु साहनी। इसका मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2021 में होने वाली एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग समिट को रद्द करने की घोषणा की है? बांग्लादेश, मलेशिया, न्यूजीलैंड, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2021 में होने वाली एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग समिट को रद्द करने की घोषणा की है। यह शिखर सम्मेलन न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आयोजित किया जाना था। इससे पहले नेताओं की इस बैठक को चिली सरकार द्वारा 2019 में हिंसक विरोधी प्रदर्शनों के कारण रद्द कर दिया गया था। साल 2020 की वर्चुअल एपीईसी बैठक मलेशिया द्वारा आयोजित की जा रही है। न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री विस्टन पीटर्स ने योजना और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए 2021 एपीईसी समिट को रद्द करने की घोषणा की है। समिट को एक आभासी कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा न्यूजीलैंड द्वारा वापस आने वाले अपने प्रवासी नागरिकों को छोड़कर सभी देशों के लिए अपनी सीमाओं को बंद कर दिया गया है। एपीईसी के कार्यकारी अधिकारी हैं डॉक्टर रेबेका फातिमा सटा मारिया। इसका मुख्यालय सिंगापुर में, इसकी स्थापना 1989 में की गई। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कर्णम शेखर 30 जून 2020 को रिटायर हो गए हैं? इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रबंध निदेशक और
मुख्य कार्यकारी अधिकारी कर्णम शेखर 30 जून 2020 को रिटायर हो गए हैं। वह दिसंबर 1983 में भारतीय स्टेट बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी के तौर पर शामिल हुए थे। शेखर 1 अप्रैल 2019 को देना बैंक और विजया बैंक का बड़ौदा उप बैंक में विलय होने के बाद आईओबी में विशेष कार्याधिकारी और एक निदेशक के रूप में शामिल हो गए थे। उन्हें 1 जुलाई 2019 को सुब्रह्मण्यम कुमार के स्थान पर एमडी और सीईओ के रूप में पदोन्नत किया गया था। इंडियन ओवरसीज बैंक का मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में। इसकी स्थापना 10 फरवरी 1937 को की गई। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बॉलीवुड कोरियोग्राफर सरोज खान का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? 71 वर्ष, 75 वर्ष, 78 वर्ष, 80 वर्ष। इसका सही आंसर है 71 वर्ष। दिग्गज बॉलीवुड कोरियोग्राफर सरोज खान का निधन 71 वर्ष की आयु में हो गया है। सरोज खान के नाम से लोकप्रिय कोरियोग्राफर का असली नाम निर्मला नागपाल था। उन्होंने बाल कलाकार के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में पहला कदम रखा, जिसमें उन्होंने नजराना में छोटी श्यामा की भूमिका निभाई थी। वह 1950 के दशक में डांसर बनी। सोहनलाल के मार्गदर्शन में बिमल रॉय की मधुमती फिल्मों में बतौर बैकग्राउंड डांसर बनी थी। उनका करियर सरोज खान ने गीता मेरा नाम 1974 फिल्म में पहली बार स्वतंत्र कोरियोग्राफर के रूप में काम किया। उन्हें मिस्टर इंडिया 1987 के गाने हवाई से लोकप्रियता मिली। उन्हें श्रीदेवी के साथ की चांदनी और नगीना जैसी अन्य फिल्मों ने एक सफल कोरियोग्राफर का दर्जा दिलाया। सरोज खान द्वारा की गई अन्य लोकप्रिय फिल्मों में डर, बाजीगर, मोहरा, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, परदेश, सोल्जर, ताल, वीर ज़ारा, डॉन, सवरिया, लगान, तनु वेड्स, मन्नू रिटर्न्स, मणिकर्णिका शामिल हैं। उनकी आखिरी फिल्म कलंक 2019 थी। इसमें उन्होंने माधुरी पर फिल्माया गया तबाह हो गया गाने को कोरियोग्राफ किया था। उनके पुरस्कार 4 दशक चले अपने लंबे करियर के दौरान खान ने लगभग 2000 गीतों को कोरियोग्राफ किया। इस महान कलाकार को देवदास, जब वी मेट और संग्राम फिल्मों के लिए 3 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा उन्होंने हम दिल दे चुके सनम, गुरु, खलनायक और चालबाज जैसी फिल्मों के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी जीते थे। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको भारतीय जनसंचार संस्थान का महानिदेशक नियुक्त किया गया? प्रश्न है विश्वजीत सिंह, प्रमोद मोदी, संजय द्विवेदी में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है संजय द्विवेदी को। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रोफेसर संजय द्विवेदी को भारतीय संचार संस्थान का महानिदेशक नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। वे वर्तमान में भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के रूप में कार्यरत हैं। अभी तक प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के.एस. दत्तवालिया भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। 1965 में स्थापित IIMC सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक समावत संस्थान है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 2020 ग्रेट इमिग्रेट्स से किसको सम्मानित किया गया? सिद्धार्थ मुखर्जी को, राज चेट्टी को, सत्यपाल मलिक को, ए एंड बी दोनों। इसका सही आंसर है ए एंड बी दोनों, सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी को। भारतीय अमेरिकी पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक एवं फिजिशियन सिद्धार्थ मुखर्जी और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर राज चेट्टी को कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए किए गए उनके प्रयासों के योगदान के लिए कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने 2020 ग्रेट इमिग्रेट्स की सूची में शामिल 38 अमेरिकी नागरिकों के साथ सम्मानित किया गया है। सिद्धार्थ मुखर्जी के बारे में, सिद्धार्थ मुखर्जी को उनके कम्युनिकेशन कौशल का उपयोग करके लोगों को अपने मंचों और उनके व्यापक रूप से पढ़े गए निबंधों के माध्यम से कोविड-19 के बारे में शिक्षित करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए सम्मानित किया गया था। उन्हें 2011 में लिखी उनकी अपनी पुस्तक द एम्पायर ऑफ ऑल मलाडीज ए बायोग्राफी ऑफ कैंसर के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता था। उन्हें वर्ष 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा यह पुस्तक टाइम पत्रिका की ऑल इंडिया शो नोटिफिकेशन बुक्स की सूची में भी शामिल की गई थी। राज चेट्टी के बारे में, राज चेट्टी महामारी से पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव को मापने और सार्वजनिक नीति को निष्पादित करने के लिए निर्णय लेने वाली संगठनों की सहायता करने के लिए रियल टाइम डेटा ट्रैकर लॉन्च करने वालों की एक सूची तैयार करते हैं।
उन्हें 2015 में पद्मश्री, 2013 में अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन के जॉन वेड्स क्लार्क मेडल, 2010 में यंग लेबर इकोनॉमिस्ट अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा उन्हें द इकोनॉमिस्ट और द न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा साल 2008 में दुनिया के शीर्ष 8 युवा शास्त्रियों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए कितने करोड़ रुपए की एक विशेष नकदी प्रवाह योजना को मंजूरी दे दी है? हमारा प्रश्न 30,000 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए, 50,000 करोड़ रुपए। इसका सही आंसर है 30,000 करोड़ रुपए। भारतीय सरकार ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए 30,000 करोड़ रुपए की एक विशेष नकदी प्रवाह योजना को मंजूरी दे दी है। NBFC HFC की नकदी प्रवाह स्थिति में सुधार के उद्देश्य से विशेष नकदी प्रवाह योजना शुरू की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ट्रस्ट द्वारा जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों की सरकारी गारंटी के लिए दस्ता लेकर योजना के लिए धनराशि प्रदान करेगा। ट्रस्ट द्वारा जारी विशेष प्रतिभूतियों के लिए भारत सरकार द्वारा बिना शर्त और अपरिवर्तनीय गारंटी प्रदान की जाएगी। स्पेशल क्वालिटी स्कीम फॉर NBFC HFC के बारे में इस विशेष नकदी प्रवाह योजना का संचालन भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनी SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड द्वारा स्थापित विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा भी किया जाएगा। SPV पात्र NBFC HFC से अल्पकालिक कागजात खरीदेगा। इस वित्तपोषण का उपयोग NBFC HFC द्वारा केवल मौजूदा देनदारियों को चुकाने के लिए किया जा सकेगा। छोटी अवधि के कागजात वाणिज्यिक पत्र और गैर परिवर्तनीय डिबेंचर हो सकते हैं जिसमें 3 महीने से अधिक का अवशिष्ट परिपक्वता नहीं है और इसे निवेश ग्रेड के रूप में रेटेड दिया जाएगा। यह सुविधा 30 सितंबर 2020 के बाद जारी किए गए किसी भी पेपर के लिए उपलब्ध नहीं होगी। SPV 30 सितंबर 2020 के बाद नई खरीद करना बंद कर देगा और 31 दिसंबर 2020 तक सभी बकाया राशि की वसूली करेगा या इस योजना के तहत इसे बाद में संशोधन किया जा सकता है। इस तरह ट्रस्ट द्वारा सब्सक्रिप्शन के लिए यह योजना 3 महीने तक खुली रहेगी और ट्रस्ट से ली जाने वाली उधारी की अवधि 30 दिनों तक होगी। इस योजना का पात्र होने के लिए NBFC HFC द्वारा निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत पंजीकृत माइक्रो फाइनेंस संस्थानों सहित NBFC जो कि विभिन्न निवेश कंपनियों के रूप में पंजीकृत होनी चाहिए। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों जो राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 के तहत पंजीकृत होनी चाहिए। NBFC HFC की CRAR 31 मार्च 2019 तक क्रमशः विनियामक न्यूनतम यानी 15% और 12% से कम नहीं होनी चाहिए। 31 मार्च 2019 तक गैर निष्पादित परिसंपत्ति 6% से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्हें पिछले 2 वित्तीय वर्षों 2017-18, 18-19 में से कम एक में नेट लाभ होना चाहिए। 1 अगस्त 2018 से पहले पिछले 1 साल के दौरान किसी बैंक द्वारा विशेष उल्लेख खातों SMA1 और SMA2 श्रेणी के तहत उन्हें रिपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए। 19 से भी पंजीकृत रेटिंग्स एजेंसी द्वारा निवेश ग्रेड मिला होना चाहिए। उन्हें इकाई से उचित स्तर के लिए SPV की आवश्यकता का अनुपालन करना चाहिए जो वैकल्पिक होगा और जिसे SPV द्वारा तय किया जाएगा। RBI के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास, इसका मुख्यालय मुंबई में, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में की गई। केंद्रीय वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश द्वारा 50:50 संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? बांग्लादेश, मलेशिया, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश द्वारा 50:50 संयुक्त उद्यमी कंपनी के गठन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस 50:50 संयुक्त उद्यमी कंपनी को बांग्लादेश के LPG व्यवसाय करने के लिए गठित किया है। इस समझौते पर हस्ताक्षर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी
RR होल्डिंग्स लिमिटेड, रास अल खिमहा UAE, बांग्लादेश की बेमिस्को LPG की होल्डिंग कंपनी और दुबई स्थित IOC मध्य पूर्व FZE बीच किए गए हैं। संयुक्त उद्यम कंपनी बांग्लादेश में LPG की आयात लागत को कम करने में मदद करेगी, करने के साथ साथ बांग्लादेश के लोगों को सस्ती कीमत पर LPG उपलब्ध कराएगी। इसका लक्ष्य LNG, पेट्रोकेमिकल्स जैसे अन्य जुड़े हुए व्यवसायों में विस्तार करना है, जिसमें उत्तर पूर्व भारत में पाइपलाइन के माध्यम से LPG निर्यात भी शामिल है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना, इसकी राजधानी है ढाका। मुद्रा है टका। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष हैं संजीव सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र को शांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया? ऑप्शन महाराष्ट्र, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। इसका सही आंसर है नागालैंड। भारत सरकार द्वारा समूचे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। यह घोषणा अगले 6 महीनों यानी दिसंबर के अंत तक के लिए की गई है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि केंद्र सरकार का मानना है कि इस समय पूरा नागालैंड इतना अशांत और खतरनाक स्थिति में है कि यहाँ लोगों की मदद एवं सुरक्षा के लिए सशस्त्र बलों की मदद की आवश्यकता है। नागालैंड को लगभग 6 दशकों से सशस्त्र बल अधिनियम के दायरे में रखा गया है। सशस्त्र बल अधिनियम सशस्त्र बलों को सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरत पड़ने पर तलाशी और गिरफ्तारी करने और गोली चलाने का अधिकार देता है। नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यूरियो, इसके राज्यपाल हैं RN रवि। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एक घर से कक्षा टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया? प्रश्न है IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT दिल्ली। इसका सही आंसर है IIT कानपुर। IIT कानपुर ने एक घर से कक्षा टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है। इसके भारत के ग्रामीण छात्रों के लिए बहुत फायदेमंद होने की उम्मीद है। इस सेटअप पर अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके शिक्षकों के लेक्चर या निर्देश को रिकॉर्ड किया जा सकता है। मोबाइल मास्टर जी के बारे में, यह सेटअप विभिन्न एंगल से कक्षा में चल रहे लेक्चर की वीडियो बना सकता है। यह उत्पाद काफ़ी हल्का है, जिसमें बच्चों को निर्देश देने के लिए शीट फिट करने और उस पर बुक रखने की सुविधा है। एक निर्धारित स्नातक सतह शीट को जरूरी एंगल पर श्रेणीबद्ध करेगा, जिसके बाद मोबाइल होल्डर तुरंत एडजस्ट हो जाएगा। मोबाइल मास्टर जी ऑनलाइन क्लास को आरामदायक घर का माहौल बनाते हुए पूरे रिकॉर्डिंग स्टेप को होल्ड, पोजीशन और फोकस करने में सक्षम है। प्रोफेसर अभय करदीकर वर्तमान में IIT कानपुर के निदेशक में कार्यरत हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे YouTube चैनल कर स्टडी IQ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।